हर्षित ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। अगर हर्षित आ जाएगा तो हर्षित भी बोलेगा, और नहीं तो दिव्या तैयार तैयार है तुम्हारा? हेलो दिव्या मैं हिमांशी का लगाना है। क्या कह रही हो? दिव्या बाकी सब म्यूट करो। दिव्या बोलेगी, क्या बोल रही थी दिव्या? यस मैम तैयार मैम है। हमारा है। किसका क्या नाम है? नाम किसका तैयार बता रहे थे? मैंने नाम बताया ना अभी। अंशु बोलेगी, अंशु के बाद चेतना और हर्षित। चेतना आ गई। अंशु, चेतना, हर्षित और फिर दीप्तिका। ठीक है, चलो पहले चेतना आप अपना वीडियो और वो बंद करो दोनों। अंशु बोलेगी। अंशु तैयार है? अंशु का है? चेतना अपना वीडियो ये बंद करो, स्क्रीन भी बंद करो। ऑफ करो चेतना। यहाँ से करो। चेतना तुम्हारा हटाओ पहले। अंशु बोलेगी पहले। स्क्रीन हटाओ वहां से, स्क्रीन शेयर हटाओ। चेतना तुम्हारा हटाओ बेटा, तभी अंशु स्टार्ट कर पाएगी। स्टॉप शेयरिंग करो चेतना। अंशु आप करो, तुम शेयर करो, तुम्हारी स्क्रीन शेयर करो। शेयर का ऑप्शन आ रहा है ना? हाँ पीपीटी है क्या है? स्टार्ट करो बेटा। बाकी म्यूट कर देना, ऑडियो म्यूट कर दो, चाहे वीडियो रहने दो लेकिन ऑडियो म्यूट करो। स्क्रीन शो हो रही है? हाँ स्क्रीन शेयर तुम्हारा वीडियो ऑन करो अंशु। अच्छा मास्क, मास्क स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है। उसको अंशु को छोड़ दो। अंशु स्टार्ट करो बेटा। तुम्हारा स्क्रीन शो हो रही है मैम? हाँ ठीक है मैम ऑन है। हाँ ठीक है, सुनाई दे रहा है, बोलो। Okay. Good noon, all of my respectable teachers and friends. This is Anshu Sharma, and now I am going to represent my topic on mass spectrometry. On the second page, आपके कंटेंट्स नजर आ रहे होंगे जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ मास स्पेक्ट्रोमेट्री में। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। मास स्पेक्ट्रोमेट्री, जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम किसी भी मॉलिक्यूल के मास डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। ये एक एनालिटिकल टेक्निक है और इसमें मास टू चार्ज रेशियो से हम मास मेजरमेंट कर सकते हैं। This is very useful to determining the elemental composition of a sample or molecule. ये इतनी पावरफुल टेक्निक है जिसमें हम अननोन कंपाउंड्स के आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की स्टडीज कर सकते हैं। इसमें मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज होता है, जैसा कि पेज के साइड में दिखाया गया है।
मास स्पेक्ट्रोमेट्री की डेफिनेशन हम दे सकते हैं. मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज एन एनालिटिकल केमिस्ट्री टेक्निक that helps identify the amount and type of chemical present in a sample by measuring the mass to charge ratio and abundance of gas phase ions. The basic principle of mass spectrometer. A mass spectrometer generate multiple ion from the sample under investigation. हमें जिस सैंपल का इन्वेस्टिगेट करना है उसे हम उस पर हम एक इलेक्ट्रिकल बीम की बम्बार्डमेंट कराते हैं जो कि एनर्जेटिक इलेक्ट्रिकल बीम होती है. इससे मॉलिक्यूल आयनाइज हो जाता है और बहुत से फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है. ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ये इनमें से कुछ पॉजिटिव आयंस होते हैं, कुछ रेडिकल्स, कुछ न्यूट्रल और नेगेटिव आयंस मास स्पेक्ट्रम में कोई योगदान नहीं करते हैं, इसीलिए हम इसे छोड़ते हैं. दूसरा न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं और रेडिकल, वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में डिटर्मिनेट नहीं होते हैं. यहाँ पर जो आयन सेपरेट होते हैं वो उनके मास टू चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंग सेपरेट होते हैं, जिससे एक मास स्पेक्ट्रम मिलता है. उस मास स्पेक्ट्रम से उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल नियोपेंटेन. नियोपेंटेन पर जब एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम की बम्बार्डमेंट कराई जाती है तो वो आयनाइज्ड हो जाता है C5H12+ में, जिसका M/E रेशियो 75 होता है. यहाँ पर C5H12+ ये मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है जिसका फ्रेगमेंटेशन होता है C4H9+, C3H5+, C2H5+ और C2H3+ में, जिनकी रिलेटिवली इंटेंसिटी जो हमें मिलती है वो यहाँ पर दिखाई गई है. C4H9+ पर हाईएस्ट इंटेंसिटी मिलती है जो कि 100 है. यहाँ पर जिसे हमने C5H12 को पेरेंट आयन भी कह सकते हैं, इसे यूजुअली M+ से डिजाइन किया जा सकता है. यहाँ पर जो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल बनते हैं वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बनते हैं, और जो यहाँ पर सेट ऑफ आयंस हमें मिलते हैं फ्रेगमेंटेशन के बाद, इसे हम डॉटर आयंस भी कहते हैं. जब इनका एनालिसिस किया जाता है तब सभी के लिए M/E वैल्यू के लिए सिग्नल मिलते हैं और उनकी इंटेंसिटी, उनकी रिलेटिव अबेंडेंस मिलती है. यहाँ पर जो लार्जेस्ट पीक मिलेगी उसे हम बेस पीक कहेंगे, जिनकी इंटेंसिटी 100 होती है. बेस पीक की इंटेंसिटी 100 होने के बाद जो दूसरी पीक्स होती हैं वो इससे रिलेट कर निकाली जाती हैं. यहाँ पर जो मास स्पेक्ट्रम मिलता है किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर रिवील करने के लिए एक दर्जनों फिजिकल प्रॉपर्टीज के बराबर होता है. थ्योरी ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री. जब हम कोई पेरेंट मॉलिक्यूल लेते हैं तो उस पर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराई जाती है, जिससे एक इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव हो जाता है और वो आयनाइज्ड हो जाता है. यहाँ पर जो मॉलिक्यूल प्राप्त होगा, मॉलिक्यूल आयन प्राप्त होगा हमें, वो उसके M/E रेशियो निकालकर वो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर उसके मास में कोई बदलाव नहीं आता है. M/E रेशियो एग्जैक्टली उसका मास होगा. कुछ केसेस में हम देखते हैं कि जो पेरेंट आयन पीक मिलती है वो बेस पीक हो सकती है और आराम से उसे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लेकिन काफी केसेस में देखा गया है कि ऐसा नहीं होता. बेस पीक और पेरेंट पीक अलग अलग होती है और पेरेंट पीक एक बहुत ही स्मॉल अबेंडेंस में मिलती है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है मास स्पेक्ट्रम ऑफ नियोपेंटेन. नियोपेंटेन में जो बेस पीक है वो हमें 57 पर मिलती है, और यहाँ पर जो पेरेंट आयन पीक है, जो पेरेंट मॉलिक्यूल था C5H12+, वो 72 पर मिलती है. इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री. जो इंस्ट्रूमेंट मास स्पेक्ट्रोमेट्री में यूज होते हैं वो है आयन सोर्स, मास एनालाइजर, आयन डिटेक्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सैंपल को जब इंजेक्ट करते हैं तो उसे वेपर फेज में लाना होता है. इसके लिए हम सैंपल को हीट करते हैं ताकि वो वेपर फेज में आ जाए. उसके बाद ये आयन सोर्स में जाता है. यहाँ पर आयन सोर्स में जाने के बाद उसका आयनाइजेशन होता है. ये गैसियस फेज में है, यहाँ पर जाएगा, इसका आयनाइजेशन होगा, जिसके बाद आयंस का एसिलरेशन होता है. इस एसिलरेटेड आयंस से ये मास एनालाइजर में जाते हैं. मास एनालाइजर में इनका मास टू चार्ज रेशियो के तरीके से इनको अलग अलग किया जाता है
और बाद में डिटेक्टर को भेजा जाता है। आयनाइजेशन चैम्बर और आयन सोर्स, इसमें सैंपल का आयनाइजेशन होता है और आयंस का एसिलरेशन होता है। जब सैंपल को वेपर फेज में लाया जाता है तो वो स्लिट ए से फिलामेंट फिलामेंट की तरफ जाता है, फिलामेंट की तरफ जाता है, जहां पर एक टंगस्टन फिलामेंट लगा हुआ होता है। यह इलेक्ट्रिकली हीटेड होता है। जब इस पर एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की सैंपल पर डाली जाती है तो वहां पर न्यूट्रल पेरेंट आयन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, न्यूट्रल पेरेंट मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और न्यूट्रल पेरेंट आयन बन जाता है। जब हम इसके ऊपर 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी डालते हैं तो यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन होता है। स्लिट ए और बी के बीच में एक रैपलर पोटेंशियल लगता है। रैपलर पोटेंशियल आयंस को जो जनरेटेड होते हैं इस इलेक्ट्रोड से, उन आयंस को आगे की ओर पुश करता है। ये आयंस बी स्लिट की तरफ जाते हैं। बी और सी के बीच में एसेलरेशन पोटेंशियल लगता है जिससे आयंस एसेलरेटेड होते हैं और मास एनालाइजर की तरफ जाते हैं। मास एनालाइजर को हम डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर से समझ सकते हैं। मास एनालाइजर में आने के बाद पॉजिटिव आयन एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंडर होता है। यहाँ पर अगर हम माने कि आयन जिसका चार्ज E है और वोल्टेज V है, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी ½mv² eV। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, मीन्स मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर जो फोर्स होगा वो होगा HeV और यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा क्योंकि सर्कुलर पाथ है, इसीलिए mv²/r। ये इक्वेशन सेकंड। जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इनकी वैल्यू रखते हैं तो m/e रेशियो हमें मिलता है जो कि होता है h²r²/2v। इस इक्वेशन से हम मास स्पेक्ट्रम दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट, चेंजिंग H एट कांस्टेंट V। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें और वोल्टेज को कांस्टेंट रखें, इसे हम मैग्नेटिक स्कैनिंग कहते हैं। चेंजिंग V एट कांस्टेंट H। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखें और वोल्टेज चेंज करें तो मास एनालाइजर में ट्रेवल करने के बाद जब उन्हें मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट करता है, जो मैसिव आयंस होते हैं वो स्लो मोशन करते हैं और जो लाइट आयन होते हैं वो जल्दी। इस तरीके से लाइटेस्ट जो आयंस होंगे वो पहले कलेक्टर की तरफ पहुंचेंगे और मैसिव आयंस बाद में। आयन डिटेक्टर उन्हें डिटेक्ट करता है। उसके बाद इसका एम्पलीफायर लगा होता है जिससे इसका रिकॉर्ड प्राप्त होता है। जब हम इंस्ट्रूमेंटेशन समझ चुके हैं, इसके बाद हमें मास स्पेक्ट्रम मिलता है जिस मॉलिक्यूल का हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। ये एक रिकॉर्ड होता है जिसमें हम एक्स एक्सिस पे m/e रेशियो लेते हैं और y एक्सिस पे रिलेटिवली इंटेंसिटी। यहाँ पर जो सबसे लंबी पीक होती है हम जानते हैं उसे बेस पीक कहते हैं। जो हाईएस्ट m/e रेशियो होगा वो पेरेंट आयन पीक को बताएगा। लेकिन यहाँ पर एक और पीक मिलती है जिसे हम मेटा स्टेबल पीक कहते हैं। ये मेटा स्टेबल आयंस की वजह से होती है। जब मास एनालाइजर में 180 डिग्री के सर्कुलर पाथ में आयंस ट्रेवल करते हैं तो वहां पर बीच में उनका डिकम्पोजिशन होता रहता है जिसके कारण वो डिटेक्टर तक पहुंच ही नहीं पाते। इनकी वजह से भी यहाँ पर थोड़ी छोटी पीक। जी मैम, इसके यूजेस कहाँ कहाँ मैम काम आएगा? आगे है मैम इसमें यूजेस। हाँ वो बताओ बस, इसको आगे शिफ्ट करो। ठीक है मैम। मास स्पेक्ट्रोमेट्री हैज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव यूजेस। Qualitative applications है determination of molecular weight, determination of molecular formula and determination structure of compound. Quantitative applications है isotope abundance, isotope ratio and differentiate between cis and trans isomer, जिसमें trans isomer की intensity cis ज्यादा होती है। इससे हम रिएक्शन मैकेनिज्म भी पता कर सकते हैं जो कि आइसोटोप लेबलिंग से होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें मास स्पेक्ट्रम मिलता है और उसका फॉर्मूला हमें डिटर्मिनेशन करना है तो हम एल्केन का एक एग्जांपल ले सकते हैं।
जिसमें मानते हैं कि मॉलिक्यूलर आयन पीक 58 पर मिलती है, जिसका मॉलिक्यूलर मास होगा 58। यहाँ पर एल्केन के फॉर्मूले में हम कार्बन हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास रखेंगे, जिससे हमें n की वैल्यू 4 मिलेगी, इसीलिए एल्केन C4H10 मिलेगा, जो कि ब्यूटेन है। एडवांटेज ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इसकी सेंसिटिविटी सभी एनालिटिकल टेक्निक में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर एनालाइजर मास चार्ज फिल्टर की तरह काम करता है और इसका इंटरफेरेंस बैकग्राउंड जो होता है उसे रिड्यूस करता है। एक्सीलेंट स्पेसिफिसिटी, इसकी स्पेसिफिटी इतनी है कि ये अननोन कंपाउंड्स जो होते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के काम में आते हैं और इससे हमें मॉलिक्यूलर वेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे ये डायरेक्टली स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन नहीं देता है, इसके लिए प्योर कंपाउंड्स की जरूरत पड़ती है और ये नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड्स के लिए डिफिकल्ट होता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। वेरी गुड, अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट चेतना, चेतना तुम्हारा करो। वो तो सही 1 मिनट में अभी लगाया तो था। सौरभ लेट क्यों आए? लेट क्यों आए हो सौरभ? मैंने ज्वाइन तो पहले कर लिया था, वो नेटवर्क इशू था। अच्छा नेटवर्क, कोई नहीं। अब तो ठीक है, अटेंडेंस लगा दो। चेतना तुम अपना स्क्रीन शेयर करो। करो आराम से। फोन करो। मैम हिमांशी की भी अटेंडेंस नहीं लगी थी। कौन? चेतना, चेतना स्क्रीन शेयर करो बेटा। हिमांशी, हाँ ठीक है। Good afternoon, ma'am, गुड आफ्टरनून। and respected teachers and all my dear friends. Today I am presenting acid rain. Acid rain has higher concentration of hydroxyl acid. Ma'am, करना है। ऑडियो ठीक करो तुम्हारा चेतना। बोलना देखना है। ma'am, एक मिनट, शो नहीं हो रहा। हाँ मेरा Good afternoon, teachers and all dear. Today I have prepared acid rain. Acid rain has higher concentration of hydronium ion than usual rain, hence it is more acidic in nature. Acid rain not only includes precipitation of aqueous acid but also precipitation of other acidic component in wet or dry form. These can include rain, snow, fog, or even dust. It is mostly caused by human emission and harmful effect on plants, aquatic life, animal, and infrastructures. Measuring acid rain. Acidity of acid rain is measured by using pH scale. Clean or normal rain water is slightly acidic due to presence of carbonic acid. When air gets more polluted with NO2 and SO2,
The pH value of rainwater decreases up to 4. Formation of acid rain take place in atmosphere where gases such as sulfur dioxide and nitrogen oxide from natural and vapor phase. These gases from natural and man-made sources. These react with water vapor and form acid. These acids precipitates with rain, and phenomena is termed as rainwater. Acid rain. Oxidation of oxide of sulfur and nitrogen take place with the help of hydroxyl radical, which convert them into respectively oxides. The following are the reaction repeating the process. SO2 plus hydroxyl acid is converted into HOSO2 radical. This radical is react with oxygen and made another radical. SO2 gas react with water in the presence of water and made sulfuric acid. And another reaction, NO2 react with hydroxyl acid generate NO2. The, the picture illustrates explained process. There are two types of acid deposition. The first one is cold wet deposition is as include rain, water and snow. Since its main component is water, it flow over and through the plants affecting a variety of plants and animals. Other type of deposition refers to acid gases and particles. About half of the acidity in atmosphere falls back to earth through dry deposition. There are different causes of acid rain. Acid natural gases include lightning from nitrous oxide from nitrogen and oxygen gases. Other is volcanic emission. The volcanic emission releases large quantity of SO2 in atmosphere. Other natural causes include biological process. Human is major contributor to acid rain. Large quantity of SO2 is released by power stations and factories. Burning petrol and oil vehicle engines gives off nitrogen oxides. Since acid rain contain high concentration of hydronium ion, it has very adverse effect on environment. Acid rain dissolve the stonework and mortar of buildings, especially those made of sandstone and limestone. Aquatic life is most affected by acid rain. The pH of rainwater decreases. Most fishes does not hatch under these conditions, and it may result in even the death of adult fish. Birds can die of eating toxic fish and insects. Soil and vegetation. Soil and vegetation is seriously damaged by acid rain. Some microbes are killed and nutrients are leaches from soil. Leaves are also burned, impeding photosynthesis and allowing harmful organisms to infect the plants. The pride of deterioration of Taj Mahal. The pride of our India, the Taj Mahal is fading due to exposure to high concentration of acid components. In order to reduce acid rain, we must limit release of sulfur dioxide and nitrogen oxide in air. So use of cleaner fuel should be increased. Factories should remove SO2 and NO2 from their outlet. And car must be equipped with catalytic converter. Finally, I want to say that acid rain is one of
many big problem caused by pollution. It decreases biodiversity and trees, lakes, rivers, aquatic life and animals. It has many other harmful effects such as release of harmful chemical in water. Human is the major contributor to acid rain, thus it is our responsibility that we have our deteriorated planet and give opportunity to future generation to enjoy beauty of Mother Earth. Thank you so much. थैंक यू बेटा, अच्छा बोली थी, Thank you, ma'am. प्रिपरेशन अच्छी थी। Thank you. हाँ, अब हर्षित है क्या? मैम हर्षित मैम ज्वाइन दीप्ति करूंगा? परमार। यस मैम। शर्मा, हर्षित नहीं है? मैम हर्षित शर्मा, हाँ दीप्ति तुम्हारा भी करना। हर्षित नहीं, हर्षित आ गया ना? हर्षित बोलोगे? ऑडियो ऑन करो। हाँ, शेयर करो, स्लाइड शेयर करो। दीप्ति उसके बाद तुम्हारा तैयार रहना, ठीक ओके है? मैम। हर्षित तुम्हारी स्लाइड शेयर करो, यहाँ से शेयर आपके इसमें जाओ, उसमें शेयर का बटन आ रहा होगा ना। हाँ, ये तो हाँ, ज्यादातर मोबाइल ही है। Good afternoon, everyone. Today I am going to present the layer of the atmosphere. So let's begin. Atmosphere of gases that surrounds the Earth. Atmosphere divided into 5 parts: troposphere, stratosphere, mesosphere, and thermosphere and exosphere. First one, thermosphere, troposphere, bottom layer from Earth's surface to about 12 km altitude, where we live. Weather happens, clouds, air moves and water, turbulent and well mixed. Tropo means turning or changing. Gets colder with increasing altitude to about minus 50 degrees Celsius. At the top, tropopause. Most of atmosphere's mass is air. The densest layer because gravitational pull is stronger air. Jet stream is in upper troposphere and lower stratosphere. Airplanes do not fly higher than about 11 kilometers. Stratosphere to 50 kilometers. With less air pressure here, less mass above, less density, and less gravitational force. Strato means layer or spreading out. Does not move a lot here. Ozone is formed in this layer. O3 absorbs most UV radiation from sun. Temperature increasing with altitude in the stratosphere because of ozone. As ozone molecule absorb UV, they get energized and move faster, produce the heat. Mesosphere extends to 50 to 19 km. Meso means middle layer. 99.9% of mass lies below the mesosphere. Not enough oxygen to breathe, but some percent is still the same. Most meteoroids burn up air. The air is very thin but still dense enough to slow down the meteoroids due because of friction. There is not an ozone layer to cause heating, so temperature decrease with altitude in the mesosphere. Coldest layer down to minus 100 degrees Celsius at the mesopause. Thermosphere 19 kilometers with upper limit to space. These times all layers, two molecules are apart and radiate absorption. Thermosphere temperature can reach 2000 degrees Celsius but would feel very cold. Too few hot molecules to transfer heat. Temperature can vary greatly
here because of solar activity. Thermo means heat, sometimes divided into two layers, ionosphere and exosphere. Ionosphere, lower part of thermosphere, solar radiation